एक विदेशी सांसद ने कहा कि भारत सरकार चर्च पर कब्जा कर सकती है। भारत सरकार कह रही है कि एक विदेशी फंडिंग को रेगुलेट करने का कानून है और संसद में बिल अभी भी पास नहीं हुआ है। आखिर एफसीआरए में ऐसा क्या है कि इस एक कानून से दिल्ली से लेके वॉशिंगटन तक बहस छिड़ी हुई है। आखिर एफसीआरए है क्या? सरकार इसके नियम क्यों बदल रही? क्या सच में सरकार चर्च को टेक ओवर करना चाहती है? क्या एनजीओ की संपत्ति जब्त हो सकती है? और आखिर विदेशी फंडिंग को लेके इतना बड़ा विवाद क्यों? अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको तीन बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े दिखा रहा हूँ। पहला, 14,459, ये है एक्टिव एफसीआरए रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा। 22,458 कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन और 15,222 ऐसी रजिस्ट्रेशन जिन्हें डीम्ड एक्सपायर्ड बताया गया। ये आंकड़े 15 जुलाई 2026 के आसपास के एफसीआरए पोर्टल डेटा पर आधारित है। यानी जिन संस्थाओं को कभी एफसीआरए रजिस्ट्रेशन मिला उनमें से एक बड़ी संख्या आज एक्टिव नहीं है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन का खत्म होना हमेशा ये साबित नहीं करता कि संस्था ने कोई अपराध किया था। रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन, सरेंडर, रिन्यूअल ना होना या सर्टिफिकेट का एक्सपायर होना, इन सब की कानूनी स्थितियां अलग अलग हैं। और साल 2026 के प्रपोज्ड बिल का एक बड़ा सवाल इसी बिंदु से निकलता है। अगर किसी संस्था का एफसीआरए सर्टिफिकेट खत्म हो जाता है तो उस विदेशी धन से बनाई गई संपत्ति का क्या होगा? और फॉरेन फंडिंग कोई छोटी रकम नहीं होती। गृह मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक साल 2019 से 2022 के बीच 13,520 ऑर्गेनाइजेशन को लगभग 55,741 करोड़ रुपए का फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला और साल 2024 से 2025 के बीच करीब 16,200 एक्टिव एफसीआरए एसोसिएशंस को लगभग 22,963 करोड़ रुपए का फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है। यानी ये सिर्फ एनजीओस की छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव कहानी नहीं, ये हजारों करोड़ रुपए के क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल फ्लो का मामला भी है। अब आते हैं इस पूरे विवाद की सबसे महत्वपूर्ण शब्द पर, जो कि है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। यही वो प्रोविजन है जिसकी वजह से एफसीआरए बिल को लेकर सबसे बड़ा राजनीतिक और धार्मिक विवाद पैदा हुआ है। प्रस्तावित बिल के मुताबिक अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एफसीआरए सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन खुद सरेंडर कर देती, रिन्यूअल नहीं हो पाता या फिर रिन्यूअल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन और उससे बनाई गई एसेट्स एक गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को अधीन जा सकती है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन और उससे बनाई गई एसेट्स एक गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के अधीन जा सकती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है। यह कहना कि सरकार किसी भी एनजीओ की पूरी संपत्ति उठा लेगी सही नहीं होगा। प्रस्तावित व्यवस्था केवल उन एसेट्स पर लागू होती है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से बनी या फिर एक्वायर्ड की गई होती है और शुरुआत में वेस्टिंग प्रोविजनल होगी, यानी अस्थायी अधिकार। और ऑर्गेनाइजेशन निर्धारित अवधि में अपना रजिस्ट्रेशन रिस्टोर या रिन्यू करा लेती है तो एसेट्स और अनयूज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन वापस किए जाने का प्रावधान है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन रिस्टोर नहीं होता है तो प्रपोज्ड बिल परमानेंट वेस्टिंग की व्यवस्था करता है। इसके बाद एसेट्स को पब्लिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एजेंसीज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है और जहां एसेट को पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करना संभव ना हो वहां उसे डिस्पोज या सेल किया जा सकता है। सेल प्रोसीड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाने का प्रावधान भी इसमें बनाया गया है। यानी विवाद का असली मुद्दा फॉरेन फंडिंग बंद होगी या नहीं होगी से आगे बढ़कर यह है कि फॉरेन फंडेड एसेट का मालिकाना और नियंत्रण रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद किसके हाथ में होगा। अब आते हैं 22 जून 2026 में लागू हो चुके नए एफसीआरए रूल्स पर। यहाँ सरकार ने फॉरेन फंडिंग को पहले की तुलना में ज़्यादा स्पेसिफिक बना दिया है। अब संस्था को केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं होगा कि सोशल वर्क या रिलीजियस वर्क करती है, उसे निर्धारित शेड्यूल में दिए गए स्पेसिफिक पर्पस में अपने उद्देश्य बताने होंगे। साथ ही यह भी बताना होगा कि वह किन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में काम करेगी। यानी नया फ्रेमवर्क दो चीज़ों पर ज़्यादा जोर देता है, पर्पस स्पेसिफिक और जियोग्राफिक स्पेसिफिक। उदाहरण के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन के लिए रजिस्टर्ड है और किसी पर्टिकुलर स्टेट में काम करने की अनुमति बताती है तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का उपयोग घोषित फ्रेमवर्क के भीतर होना होगा। पुराने बोर्ड कैटेगरी बेस्ड अप्रोच की तुलना में यह ज़्यादा मॉनिटरेबल है।
और एग्जिस्टिंग एफसीआरए ऑर्गेनाइजेशन को भी नए पर्पस और जियोग्राफिकल डिटेल्स फर्निश करने के लिए 1 ईयर ट्रांजिशन पीरियड दिया गया है। अब यहाँ से विवाद धार्मिक संस्थाओं तक पहुँचता है। कैथलिक बाइशॉप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी सीबीसीआई ने मार्च 2026 में होम मिनिस्टर अमित शाह और एमपीज को मेमोरेंडम देकर बिल के कुछ प्रोविजन पर चिंता जताई। सीबीसीआई का कहना है कि चर्च रन इंस्टीट्यूशन एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिजास्टर रिलीफ, ट्राइबल वेलफेयर और सोशल सर्विस जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं और प्रपोजल प्रोविजन उनके कामकाज को प्रभावित कर सकता है। यानी ऑपोजिशन और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन की चिंता सिर्फ फॉरेन डोनेशन मिलने की नहीं है। सबसे बड़ा सवाल एसेट्स का है, क्योंकि किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के पास केवल चर्च ही नहीं होता, उनके पास स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, हॉस्टल हो सकता है, ऑर्फनेज हो सकता है, कम्युनिटी सेंटर हो सकता है और दूसरी चैरिटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी हो सकती है। अगर इन एसेट्स में फॉरेन कंट्रीब्यूशन लगा है तो रजिस्ट्रेशन खत्म होने की स्थिति में प्रपोज्ड बिल के एसेट वेस्टिंग प्रोविजन महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एक और बड़ा बदलाव देखिए, सरकार ने 2026 रूल्स में फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए परमिसिबल एक्टिविटी की एक डिटेल शेड्यूल बनाई। एजुकेशन में स्कूल, कॉलेजेस, वेकेशनल ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप जैसे काम शामिल हैं। हेल्थ केयर में हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं। रेगुलर डेवलपमेंट में लाइवलीहुड, सैनिटाइजेशन और क्लीन वाटर। एनवायरनमेंट में कंजर्वेशन और एफॉरेस्टेशन, डिजास्टर रिलीफ और रिहेबिलिटेशन। और रिलीजियस कैटेगरी में भी कई एक्टिविटी एक्सप्लिसिटली परमिटेड है। यानी यह कहना भी गलत होगा कि नए रूल्स ने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉरेन फंडिंग पूरी तरह से बंद कर दी। रिलीजियस प्लेस की कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन और मेंटेनेंस, रिलीजियस एजुकेशन, स्कैड स्क्रिप्चर्स का प्रिजर्वेशन, पिलग्रिम एमिनिटीज, धर्मशाला, लंगर, कम्युनिटीज किचन, सत्संग, डिस्कोर्स और मेडिटेशन ट्रीट्स जैसे एक्टिविटीज शेड्यूल्ड में शामिल की गई। लेकिन यही सबसे संवेदनशील बदलाव आता है। नए रूल्स में रिलीजियस कैटेगरी के तहत कई एक्टिविटीज़ की अनुमति दी गई, लेकिन धर्म परिवर्तन के लिए धार्मिक प्रचार की परमिजिबल एक्टिविटी के रूप में शामिल नहीं किया गया। और यह रेस्ट्रिक्शन केवल क्रिश्चियनिटी के लिए नहीं लिखी गई। सरकार का कहना है कि ये सभी रिलीजियस के ऊपर समान रूप से लागू होता है। यानी धार्मिक शिक्षा अलाउड, धार्मिक साहित्य अलाउड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप की मेंटेनेंस अलाउड, पिलग्रिम फैसिलिटीज अलाउड, मेडिटेशन और सत्संग अलाउड, लेकिन धन परिवर्तन को फॉरेन फंडेड परमिसिबल एक्टिविटी के तौर पर मान्यता नहीं दी गई। और यही प्रोविजन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन की चिंता का एक बहुत बड़ा कारण बन गया, क्योंकि चर्च ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं उनका तर्क है कि रिलीजियस सर्विस और इवेंचुलाइजेशन मतलब गुड न्यूज़ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बीच प्रैक्टिकल बाउंड्री कई परिस्थितियों में कॉम्प्लेक्स हो सकती है। और अब इस पूरे विवाद में अमेरिका की एंट्री होती है। 4 अगस्त 2026 को यूएस कांग्रेसमैन रिली मूरे ने भारत के प्रपोजल एफसीआरए अमेंडमेंट पर सार्वजनिक चिंता जताई। उनका आरोप था कि प्रपोज्ड प्रोविजन इंडियन गवर्नमेंट को चर्च और रिलीजियस चैरिटी पर कंट्रोल लेने की क्षमता दे सकता है। उन्होंने इसे क्रिश्चियन के खिलाफ क्लियर अटैक बताया है और इस मुद्दे को इंडिया यूएस रिलेशनशिप के बीच भी जोड़ दिया है। लेकिन यहाँ फिर एक बार लॉ की लैंग्वेज और पॉलिटिकल एलिगेशंस को अलग अलग समझना जरूरी। बिल में ऐसा नहीं लिखा है कि सरकार चर्चेस को बंद कर सकती या हर चर्च की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले सकती। बिल का मैकेनिज्म इससे ज़्यादा स्पेसिफिक है। अगर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन समाप्त होता है और एसेट फॉरेन कंट्रीब्यूशन से बनी है तो वह डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के अधीन जा सकती है, और अगर एसेट प्लेस ऑफ वर्शिप है तो प्रपोज्ड लॉ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को उसके रिलीजियस कैरेक्टर को प्रिजर्व करने के लिए बाध्य करता है। यानी चर्च टेकओवर एक पॉलिटिकल डिस्क्रिप्शन है, कानूनी भाषा में बात करें तो मुद्दा है। अब फॉरेन फंडेड एसेट्स का वेस्टिंग, मैनेजमेंट और पॉसिबल डिस्पोजल। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। एक तरफ है प्लेस ऑफ वर्शिप और दूसरी तरफ है स्कूल, हॉस्पिटल और चैरिटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। यही डिस्टिंक्शन इस पूरे विवाद को समझने की चाबी। प्रपोज्ड बिल में रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए खास सेफगार्ड है। अगर कोई एसेट परमानेंटली वेस्टेड होता है और वह पूरी या आंशिक रूप से प्लेस ऑफ वर्शिप है तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को उसके रिलीजियस कैरेक्टर बनाए रखना होगा।
लेकिन स्कूल, हॉस्पिटल, हॉस्टल या दूसरी नॉन वर्शिप एसेट्स के मामले में पब्लिक पर्पस ट्रांसफर या डिस्पोजल की संभावना बिल में रखी गई। और यही अपोजिशन का सवाल है, क्या गवर्नमेंट अपॉइंटेड अथॉरिटी को इतनी व्यापक पावर देना उचित है? क्या रिन्यूएबल ना होने जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्थिति के कारण वर्षों पहले फॉरेन फंड से बनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट कंट्रोल आना चाहिए? और क्या इस पावर के मिसयूज को रोकने के लिए पर्याप्त सेफगार्ड्स हैं? देखिए, प्रपोज्ड लॉ में प्लेसेस ऑफ वर्शिप के रिलीजियस कैरेक्टर की एक्सप्लिसिट प्रोटेक्शन है और डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के आदेश के खिलाफ प्रपोज्ड बिल में रिवीजन और जुडिशियल अपील का रास्ता भी दिया गया है। किसी अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन को 90 दिन के भीतर रिवीजन का अधिकार और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज के सामने अपील का प्रोविजन भी प्रस्तावित किया गया है। इसीलिए इस पूरे विवाद में दो नैरेटिव्स आमने सामने हैं। सरकार कहती है ये एसेट्स कॉन्फिस्केशन नहीं, फॉरेन फंडेड एसेट्स के लिए अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। विपक्ष और कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इतनी बड़ी एग्जीक्यूटिव पावर के कारण जेन्युइन इंस्टीट्यूशन भी वल्नरेबल हो सकते। और अब आते हैं एक ऐसे प्रोविजन पर जिस पर सोशल सेक्टर के लिए खास ध्यान देना ज़रूरी। नए एफसीआरए रूल्स के तहत रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए ऑर्गेनाइजेशन को पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में से कम 10 लाख रुपए के फॉरेन कंट्रीब्यूशन का यूटिलाइजेशन दिखाना होगा। अब सरकार का लॉजिक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिकली इनएक्टिव है और फॉरेन फंड का उपयोग ही नहीं कर रही है तो उसके पास एक्टिव एफसीआरए रजिस्ट्रेशन क्यों रहे। लेकिन क्रिटिक्स का सवाल है कि क्या हर जेन्युइन एनजीओ को हर 2 साल में 10 लाख रुपए फॉरेन कंट्रीब्यूशन खर्च करना ज़रूरी होगा? क्योंकि कई छोटे ऑर्गेनाइजेशन इनिशियली लो कॉस्ट तरीके से काम करते हैं और उनके फॉरेन फंडिंग रिक्वायरमेंट कम हो सकता है। यही वह जगह है जहां रेगुलेशन और कॉम्प्लिएंस बर्डन के बीच बैलेंस की बहस शुरू होती। फॉरेन फंडिंग की निगरानी कितनी सख्त हुई, इस पूरे बारे में इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसकी आगे की डिटेलिंग्स आपको ज़रूर मिले।